हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, हम लोग वोकेब का एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना, जिसका पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं और पिछले पार्ट में हम लोग 10 वर्ड मीनिंग को देखे थे, वर्ड देखे थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और वैसे वर्ड जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना। वो भी मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों कि जो वर्ड मैंने आपके लिए सिलेक्शन किया है वो कहाँ से किया है, न्यूज़पेपर से, प्लस कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वहाँ से भी कुछ वर्ड्स आपके लिए उठाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो हर एक वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वोकेबलरी आपके पास है, अगर आपके मतलब वोकेबलरी पर आपका खुद का पकड़ है, स्ट्रॉन्ग मजबूत है ना आपका वोकेबलरी, तो क्या है कि आपकी एग्ज़ाम पास होने का, एग्ज़ाम निकलने का लगभग 80% चांस बन जाते हैं। क्योंकि ग्रामर भी अगर पढ़ेंगे दोस्तों, ग्रामर भी समझने की कोशिश करें तो उसमें भी हमें वर्ड आने चाहिए ना। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि दिस इज अ कैट, तो दिस का मीनिंग क्या होता है, एज का मीनिंग क्या होता है, कैट का मीनिंग क्या होता है, ये सब आने चाहिए, तभी तो हम उसको समझ पाएंगे। अगर सबका हिंदी समझ पाते हैं, सबको अच्छे से समझ आते हैं, तो ग्रामर नहीं पता होने के बाद भी हम उस सेंटेंस को अच्छे ढंग से अरेंज करने में सक्षम हैं, ठीक है ना। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इज वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्लियर है? यदि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं या इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव इंग्लिश, तो वहाँ पे आपको वोकेबलरी बहुत मस्ट है ना, याद होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए नया सेशन स्टार्ट किया हूँ। चलिए, कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं, लिखे हुए हैं ना। हम लोग पिछले का पार्ट में वर्ड नंबर 10 तक पढ़े थे। आज 11 से लेकर मैं आपके लिए आगे फिर से 10 वर्ड लेकर आया हूँ। आज का हमारा पहला वर्ड है, क्या है दोस्तों? वह है मल, MULL, मल, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ा जाएगा? मल पढ़ा जाएगा। और यदि इस मल को हम क्या करें, फॉर्म वाइज देखें, फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो यह फॉर्म वाइज में वर्ब है दोस्तों। क्या है? फॉर्म वाइज में यह वर्ब होगा। इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है दोस्तों विचार करना। आज मैं आपके लिए प्रोनाउंसिएशन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप तो सुनकर पढ़ने और समझने में सक्षम हो गए ही, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपका लेवल थोड़ा ऊंचा है। आप अगर 8-9 के भी बच्चे होंगे ना, तो भी आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पढ़ते हम लोग मल। मल एक वर्ब फॉर्म है और उसका मतलब होता है विचार करना। उसी का ये सभी जो इधर वर्ड लिखे हुए दोस्तों, ये सब सिनोनिम्स है ना। सिनोनिम्स उसके पर्यायवाची जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कंसीडर, परयूज, पॉन्डर, ये सब के सब, और सब का मतलब एक ही होता है, क्या? विचार करना, सोचना, उसके बारे में सोच विचार करना, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारी एक वर्ड है जो ये एक न्यूज़पेपर में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे देखिए, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल अगर लिखूँ तो इसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों क्या, न्यूज़पेपर में जो आया था वो क्या था, द इंडियन रेलवे इज मलिंग, ठीक है दोस्तों, मलिंग टू बाई कोचेज, ठीक है, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि द इंडियन रेलवे इज मलिंग टू बाई कोचेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि इसका हिंदी क्या हुआ दोस्तों, कि जो भारतीय रेलवे है, ठीक है ना, भारत का जो रेलवे है वो क्या कर रहा है, इज मलिंग, विचार कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है ना, क्या, टू बाई, खरीदने के लिए, कोचेज यानी कि जो ये डब्बे होते हैं ना, रेल का जो डब्बा होता है, वह डब्बा, कोच मतलब डब्बा होता है रेलवे में, आप जानते हैं, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट सेक्टर से वह जो है सो क्या चाह रही है इंडियन रेलवे,
कोच खरीदना यानी कि डब्बे का खरीदना। अब सरकारी गवर्नमेंट खुद से बनाना नहीं चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि अब प्राइवेट कंपनी को दे दो, वो बनाएगा और उससे हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे, खरीद लेंगे। ठीक है, ये हमारा इस वर्ड का एक एग्जाम्पल हुआ दोस्तों। क्लियर है? तो देखिए आपका ये वाला वर्ड जो मल है वो कहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन गया, वर्ब, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है हॉस्टेज। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों, हॉस्टेज। और हॉस्टेज का मतलब क्या हुआ, यदि इसको हम वर्ब फॉर्म में देखें तो हॉस्टेज का वर्ब फॉर्म क्या होता है, नाउन। वर्ब फॉर्म नाउन होता है दोस्तों। और इसका हिंदी देखें तो हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है दोस्तों बंदी, या फिर कह सकते हैं हम लोग क्या, कैदी। बंदी या कैदी होता है। ठीक है ना। अब इसी का देखिए आप सामने, आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ इसके सिनोनिम्स भी हैं, कैप्टिव, इनमेट, एब्डक्टी। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, ये जो एब्डक्टी है ना, ये वर्ड जो है एब्डक्टी, यह एब्डक्टी एक वर्ड है हमारा, कौन सा वर्ड, एब्डक्टी बना है एब्डक्ट वर्ड से। एक वर्ड होता है हमारा एब्डक्ट। ठीक है ना, क्या होता है एक वर्ड, एब्डक्ट वर्ड होता है, जिसका हिंदी होता है एब्डक्ट। ये भी एक वर्ब फॉर्म है और इसका हिंदी होता है दोस्तों क्या, अगुवा करना। ठीक है ना, इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है हिंदी में, अगुवा करना। एब्डक्टी जो है सो एब्डक्ट से बना हुआ है, उसका हिंदी होता है अगुवा करना। शायद करना आप लोग को इधर कट रहा होगा दोस्तों, इसलिए मैं इसको नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ ना। अगुवा करना यानी किसी को बंदी बनाना, उठा लेना, कहता ना किडनैप करना, ऐसा। तो ये हमारा इस वर्ड का हुआ। हॉस्टेज नाउन फॉर्म है यहाँ पे, बट यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब से ही एब्डक्टिव बना हुआ है, नाउन फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, इसका हिंदी होता है क्या, बंदी या कैदी, किसी के गुलाम होना, बंदी होना। पुलिस कैसे पुलिस जो पकड़ के जाते बोलते हैं ना, वो पुलिस का कैदी है। ठीक है ना, कोई व्यक्ति किसी को किडनैप कर लेता है, अपने हिरासत में लेता है, तो उसको बोलते हैं वो उसका बंदी है। ठीक है, वैसा इसी का कैप्टिव, इनमेट और एब्डक्ट, ये सब के सब क्या हैं, नाउन है, जो कि बंदी ही, इस सब का हिंदी एक ही होता है दोस्तों, बंदी या फिर कैदी। क्लियर है? चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। The cab driver hostaged the pilot and looted कितना, RS 1 लाख। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या हुआ कि द कैब ड्राइवर हॉस्टेज्ड, कैब ड्राइवर ने क्या किया, बंदी बना लिया या कैदी बना लिया, किसको, द पायलट यानी पायलट को। ठीक है, एंड लूटेड RS 1 लाख, और उससे लूट लिया कितना, 1 लाख रुपया लूट लिया दोस्तों। यानी कैब ड्राइवर जो था सो एक पायलट को लेकर कहीं जा रहा होगा पहुंचाने, उसी बीच में जब मौका मिला तो उसको अपने बंदी बना लिया, किडनैप कर लिया, और उसके बाद उसके पास जो पैसे थे 1 लाख, वह क्या कर लिया, लूट लिया। लूटेड का मतलब होता है लूटना, यानी लूटना को लूट ही लिखते हैं, लूटना ही। ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से ये हो गया हमारा सेकंड। अब अगला वर्ड है दोस्तों सेट बैक। अगला वर्ड क्या है दोस्तों, सेट बैक। अब सेट बैक दो होता है, या ये नाउन फॉर्म में भी होता है और यह वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, बोथ दोनों होता है। आप जैसे समझना चाहो समझना, नाउन और वर्ब दोनों ही होता है सेट बैक। ये एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। कैसा है, यह एक फ्रेजल वर्ब है सेट बैक। ठीक है ना। इसकी सिनोनिम्स देखें तो होता है फेल्योर, हिच, फियाको, हुड्डो। ठीक है ना, या फिर हडल, हिंड्रेंस, इम्पेंडिमेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। कुल मिलाकर सबका हिंदी क्या होता है दोस्तों, तो सभी का हिंदी होता है असफलता,
असफलता या पराजय, ठीक है, असफलता या पराजय, ठीक, या हार कह सकते हैं दोस्तों। यहीं पे मैं लिख रहा हूँ हार, ठीक है ना, हार, क्लियर है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, नीचे कुछ 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, हर्डल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। ये 4 वर्ड का एक और अलग मीनिंग होता है, सेकंड मीनिंग कह सकते हैं हम लोग, इनका सेकंड मीनिंग होता है ना, सेकंड मीनिंग, यानी कि ये तो होता ही है असफलता, पराजय, हार, ये सब तो होता ही है दोस्तों। उसके अलावे में इसका एक और मीनिंग क्या होता है, रुकावट। क्या होता है, रुकावट या फिर बाधा, ठीक है ना। क्या होता है, यानी कि सेटबैक का अगर हम ये सिनोनिम्स यूज करें, हर्डल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, तो इसका मतलब आपका होगा रुकावट या फिर बाधा किसी काम में, ठीक है ना, अड़चन पड़ जाना, ब्रेक लग जाना, या फिर उसको अगर इस तरह से ले, फेल्योर, हिच, फिकासो, फियाको एंड हुडो, तो इसका मतलब हो गया असफलता या फिर पराजय, या फिर वो कह सकते हैं क्या, हार। क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही होगी आप लोग को अच्छे से। चलिए, द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 The launch of Chandrayaan 2 faced a setback. Chandrayaan 2 faced a setback at the last moment. ठीक है, क्या मैंने लिखा, द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 फेस्ड अ सेटबैक एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि चंद्रयान 2 का जो लॉन्चिंग था दोस्तों, लॉन्च करना, उसको जब छोड़ा गया था तो वह अंत में, एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम क्षण में जाकर जब पहुंच गया था ना अपने मंजिल पर, लास्ट में थोड़ा सा के लिए क्या हो गया, वो सेटबैक फेस कर लिया। सेटबैक फेस करना मतलब क्या, बाधा या रुकावट कह सकते हैं ना, बाधा या रुकावट वो फेस किया, उसके सामने कोई बाधा आ गया, रुकावट आ गया, जिसके कारण चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग असफल रह गया। क्या हो गया, असफल हो गया ना, नहीं हो पाई पूरी। क्लियर है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्सीड। अगला वर्ड क्या हमारा है, एक्सीड, ठीक है ना। एक्सीड को अगर हम फॉर्म वाइज देखें दोस्तों, क्या देखें, एक्सीड को अगर फॉर्म वाइज देखें तो ये फॉर्म होता है, ये नाउन फॉर्म होता है। एक्सीड क्या है, नाउन फॉर्म होता है। इसका सिनोनिम्स दिए हुए आपके, कंक्योर, कॉन्ग्रीव, एक्सेंट, ओपाइन, एक्विज, ठीक है ना। अब इस सब का हिंदी क्या होता है, सभी का टोटल, सभी वर्ड का अगर मतलब समझना चाहें तो क्या होगा, सहमति या फिर सहमत होना, सहमति या सहमत होना दोस्त, यानी एग्री होना, ठीक है ना। क्या होना, एग्री होना। क्लियर है बात। अब इनका तो ये हो गया। अब इनको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इनका, कैसे एग्जाम्पल बनते हैं। The committee exceeded, है ना, the committee acceded to my proposal. The committee acceded to my proposal, ठीक है दोस्तों।
द कमिटी एक्सीडेड टू माई प्रोपोजल। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि जो कमिटी है उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया, सहमत हो गया किससे, टू माई प्रोपोजल, मेरी प्रोपोजल में वो लोग क्या हो गए, सहमत हो गए, यानी उन्होंने उसको सहमति दे दी, एग्री कर लिया, राजी हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वर्ड थे दोस्तों, और सभी का एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, एक बार इन्हें ध्यान से देखेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब इन्हें मैं इरेज करता हूँ ना। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे, अगला वर्ड हमारा है क्या, 15 नंबर, ग्लिच। 15 नंबर वर्ड क्या है, ग्लिच। और ग्लिच को देखो, ये ग्लिच जो होता है दोस्तों क्या है, ये कॉलिक्वल वर्ड है। कॉलिक्वल वर्ड बोले तो क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉलिक्वल वर्ड का मतलब ये जो है सो वर्ब फॉर्म के वाइज से बोले दोस्तों, तो ये फॉर्म वाइज क्या होता है, अरे पीछे करना यार, फॉर्म वाइज ये नाउन होता है, और कॉलिक्वल वर्ड का मतलब होता है बोल चाल की बात। बोलचाल की भाषा ना, या बोलचाल की शब्द कह सकते हैं हम लोग इसको, बोलचाल की शब्द। यह होता है क्या, बोलचाल की शब्द होता है। कॉलिक्वल वर्ड का मतलब हो गया बोलचाल की शब्द। क्लियर है? कौन सा, ग्लिच। अब इसका सिनोनिम देखो, सिनोनिम्स ना, सिनोनिम्स क्या होते हैं दोस्तों, ये हो गया असर्टेन, यहाँ से ना सिनोनिम्स हो गया असर्टेन, यूजुअली, टेम्पररी, मेल फंक्शन और इरेगुलरिटी ऑफ इक्विपमेंट। इरेगुलरिटी ऑफ इक्विपमेंट, शायद इधर आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, लास्ट में MENT है ना, इक्विपमेंट। क्लियर है? अब इसका हिंदी क्या होता है, इसकी हिंदी क्या होता है दोस्तों, तो इसका हिंदी होता है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मीनिंग। इसका मीनिंग होता है, दिख रहा है ना मीनिंग। मीनिंग क्या होता है इसका दोस्तों, अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से किसी संयंत्र का, यानी किसी मशीन के अंदर कोई भी पार्ट्स का ना, किसी संयंत्र का गलत या फिर अनियमित, गलत या अनियमित, गलत या अनियमित ढंग से काम करना। ठीक है दोस्तों, गलत या अनियमित ढंग से काम करना। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से मतलब लगातार चलने वाला नहीं, ठीक है ना, रुक रुक कर चलने वाली रूप से किसी संयंत्र का, कोई भी मशीन के अंदर के पार्ट्स का गलत या अनियमित ढंग से काम करना हो सकता है, जिसमें जब मतलब उसको जिस तरह से काम करना चाहिए वैसे ना करके, कभी मान लो कि अगर आप चला रहे हो कोई भी मशीन, गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी अगर एस्केलेटर लेते हैं तो एस्केलेटर अनियमित ढंग से काम करे, कभी बहुत ज़्यादा रेस करा दे गाड़ी को, कभी बहुत स्लो हो जाए, फिर कभी रेस करा दे, कभी स्लो हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो वैसे ही कोई भी मशीन के अंदर जब उसका पार्ट्स कुछ अनियमित ढंग से काम करने लग जाए, तो वैसे हालात में हम उस वर्ड को बोलने के लिए क्या यूज करेंगे, ग्लिच यूज कर सकते हैं ना, ग्लिच बोल सकते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम है दोस्तों?
चलिए अब इनका हिंदी देखते हैं, सॉरी हिंदी तो हो गया, अब इनका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2, ठीक है। द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 faced a glitch, sorry, faced a setback, ठीक है ना। The launch of Chandrayaan 2 faced a setback due to some glitch, due to some glitch, ठीक है दोस्तों। अब इस सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ कि द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 का जो लॉन्चिंग हुआ था वो फेस्ड, सामना किया, ठीक है ना, क्या, अ सेटबैक, रुकावट या बाधा, आपको मैंने अभी इससे थोड़ा देर पहले बताया था तुरंत, ड्यू टू के कारण, सम ग्लिच यानी कुछ ग्लिच के कारण। वो ग्लिच क्या हुआ, वही कि कोई भी उस चंद्रयान 2 के अंदर कोई भी एक मशीन था, पार्ट्स था जो एक अनियमित ढंग से काम करने लग गया था, ठीक है ना, सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग असफल रहा, पूरा नहीं हो पाया, ठीक है ना। ये हमारा इस वर्ड का कंप्लीट मीनिंग हुआ, कंप्लीट चर्चा कर लिया मैंने दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला वर्ड हमारा क्या है, रिपील। अगला वर्ड क्या है हमारा दोस्तों, तो अगला नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिपील। और रिपील को यदि हम लोग देखें तो ये वर्ब के फॉर्म में होता है। कौन सा, फॉर्म वाइज ये वर्ब होता है। और इसका हिंदी होता है दोस्तों, इसका हिंदी होता है रद्द करना, रद्द करना या फिर निरस्त करना, ठीक है ना, निरस्त करना, ठीक है। निरस्त करना क्या चिको, किसी नियम, कोई भी नियम बना तो उस नियम को निरस्त किया जाता है या फिर रद्द कर दिया जाता है, नियम आदि को, ठीक है। क्या हुआ इसका हिंदी, रिपील ये वर्ब फॉर्म में होता है, रद्द करना या निरस्त करना किसी नियम आदि को। जैसे आपने देखा होगा क्या कि पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या किए थे कि जो यूपी या फिर पूरे भारत में जो किसानों के प्रति कुछ नियम लाए थे, जो अभी यूपी में इलेक्शन के दौरान क्या हुआ, बहुत साल, लगभग साल भर से ज़्यादा दिनों तक किसानों ने संघर्ष किया उस नियम को निरस्त कराने के लिए, वापस कराने के लिए, और अंततः सरकार को घुटने टेकने पड़े और क्या करना पड़ा, उस नियम को, उस कानून को निरस्त करना पड़ा, रद्द करना पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो वैसे हालात में हम बोल सकते हैं कि पीएम मोदी को रिपील करना पड़ गया अपने कानून को, अपने नियम का। क्लियर। अब इसका ये सिनोनिम्स है, क्या है ये, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स है दोस्तों। क्या है सिनोनिम्स, रिवोक या रेसिंड, एनुअल, एनुल, नलिफाई, एबॉलिश, एब्रोगेट, ठीक है। ये सभी क्या है, इनके इसी वर्ड का यानी रिपील का ही सिनोनिम्स है ये सब। क्लियर है। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। और सिनोनिम्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि इन सभी शब्द का मतलब एक ही हुआ, रद्द करना या निरस्त करना किसी नियम आदि को। क्लियर। चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, द लॉ वाज revoked, the law was revoked by the assembly, the law was revoked by the assembly and it cannot be
कंपाइल्ड नाउ। ठीक है दोस्तों, क्या मैंने लिखा कि द लॉ वाज रिवोक्ड बाय द असेंबली एंड इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड नाउ। कंपाइल्ड नाउ, क्लियर है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जो द लॉ वाज रिवोक्ड, चलिए थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था। अब क्या हुआ कि द लॉ वाज रिवोक्ड, यानी कि जो कानून थे, नियम थे, वो क्या कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए, रद्द कर दिए गए बाय द असेंबली। किसके द्वारा, असेंबली के द्वारा। जैसे मैंने भी आपको बोला ना, तो अकेले नरेंद्र मोदी तो जो भी रूल बनाते वो अकेले सिंगल तो बनाते नहीं, उसमें पूरे असेंबली का समर्थन होता है। ठीक है, तो वो उसको यदि लागू करना है उसमें भी समर्थन चाहिए पूरे असेंबली का, उसको निरस्त करना है उसमें भी पूरे असेंबली का चाहिए ना सहमति। तो असेंबली एंड इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड नाउ। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों एक बात है और, कि जो कंपाइल वर्ड है ना, कंपाइल्ड जो है सो यह जो है सो एक शब्द बना है कंप्लाई से, COM, कंप्लाई एक वर्ड होता है कंप्लाई, और यह वर्ब फॉर्म है। क्या होता है, कंप्लाई एक वर्ब फॉर्म है। उसका मीनिंग इधर मैं लिखता हूँ ना, इधर इस साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्लाई का हिंदी की मीनिंग क्या हुआ कि किसी नियम का पालन करना। क्या है दोस्तों, किसी भी नियम का पालन करना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लॉ वाज रिवोक्ड, जो नियम थे वो रिवोक्ड कर लिए गए, निरस्त कर दिए गए, किसके द्वारा, बाय द असेंबली, असेंबली के द्वारा। एंड इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड नाउ। ये जो कंपाइल्ड है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, वर्ब का V2 फॉर्म में, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म में ना, कंपाइल्ड नाउ, यानी कि अब इसका पालन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये रिपील का हुआ। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, वह वर्ड देखते हैं, तब तक एक बार इन्हें ध्यान से आप देखेंगे पूरे। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, क्या है वो, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। नेक्स्ट शब्द क्या है, कंसेंसस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है ना दोस्तों, कि ये जो रिपील शब्द है ना, रिपील, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है। इम्पॉर्टेंट, इसको आप इम्पॉर्टेंट करके लगा देना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, बार बार अक्सर टाइम एग्जाम में पूछा जाता है ना, यह इम्पॉर्टेंट शब्द में से है। और ये जो अगला शब्द है हमारा दोस्तों कंसेंसस, क्या है, अगला शब्द जो है हमारा कंसेंसस है, यह भी इम्पॉर्टेंट शब्द है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। क्लियर है, यह फॉर्म वाइज क्या है, तो यह फॉर्म वाइज देखें तो यह एक नाउन है। फॉर्म वाइज यह एक नाउन है। इसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों, तो इसका हिंदी होता है सहमति। हिंदी क्या होता है, सहमति। ठीक है ना, तो कंसेंसस का हिंदी होता है सहमति। यह फॉर्म वाइज देखें तो नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स को समझने की कोशिश करें तो उसके सिनोनिम्स होते हैं एकॉर्ड, एग्रीमेंट, ठीक है ना, सहमति, हार्मोनी, कॉन्करेंस, एनिमिटी एंड कॉन्कर्ड। ये सभी का मतलब एक ही हुआ, सहमति या फिर राजी होना। ठीक है, चलिए तो ये सब तो हो गए। अब इनका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या है अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारा है द बिल वाज the bill in the assembly was passed by with the, by नहीं, with लगाना है ना, with, अब ये वर्ड यूज कर देंगे
विथ कंसेंसस, ठीक है ना, विथ कंसेंसस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हुआ इस हिंदी, इस शब्द का पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ, द बिल इन द असेंबली, जो बिल था वो असेंबली में क्या हो गया, वाज पास्ट कर दिया गया था विथ कंसेंसस, सहमति के साथ, यानी कि असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे लगभग सभी मेंबर्स के द्वारा उसकी सहमति हुई और इसके बाद उसको पास कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा शब्द थे जिनका मैंने आपके सामने सिनोनिम्स प्लस उसका वर्ब फॉर्म फॉर्म क्या है, वर्ब है, नाउन है, क्या है ये, प्लस उसके कुछ सिनोनिम्स तथा एग्जाम्पल्स भी आपके सामने प्रस्तुत किया दोस्तों। एक बार इन्हें ध्यान से देखिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। इन्हें मैं इरेज कर रहा हूँ ना, चलिए ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला वर्ड है वो है क्या, 18 नंबर, डिसीडेंट। अगला वर्ड क्या है हमारा दोस्तों, डिसीडेंट। और डिसीडेंट को यदि हम वर्ब फॉर्म वाइज देखें तो ये क्या होता है, डिसीडेंट जो होता है सो फॉर्म वाइज यह एक नाउन है दोस्तों, क्या है, एक नाउन है, ठीक है ना। और डिसीडेंट एक नाउन है, इसका हिंदी देखें तो क्या होता है, विरोधी, विरोधी या फिर विद्रोही। डिसीडेंट का हिंदी क्या होता है, विरोधी या विद्रोही, ठीक है। ये हमारा हो गया नाउन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, नाउन फॉर्म, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स होते हैं अपोजिंग विरोधी, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, रिबेल, रिवोल्यूशनरी एंड रिक्वेसेंट, ठीक है ना, रिक्वेसेंट। अब इसका यदि हम मीनिंग तो समझ गए और फॉर्म देख लिए, मीनिंग समझ गए, इसका सिनोनिम्स देख लिए दोस्तों। इस सभी का मतलब विरोधी या विद्रोही, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल क्या होता है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है दोस्तों क्या कि द डिसीडेंट MLA, द डिसीडेंट MLAs, एस छोटा लगा रहा हूँ प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है ना, एस छोटा लगा रहा हूँ प्लूरल बनाने के लिए। द डिसीडेंट MLAs वार्नड द गवर्नमेंट, वार्नड द प्रेजेंट warned the present government to leave the party, ठीक है। द डिसीडेंट MLAs वार्नड द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू लीव द पार्टी, यानी कि जो विरोधी दल के MLA हैं, विधायक हैं, उन्होंने क्या किया, वार्न दिया मतलब चेतावनी दी, धमकी दी, किसको, द प्रेजेंट गवर्नमेंट के, वर्तमान सरकार को, क्या, टू लीव द पार्टी, कि हम सरकार पार्टी छोड़ देंगे। जैसे आप लोग पता है ना कि किसी पार्टी को, किसी भी सरकार को गिराने के लिए क्या होना चाहिए, अगर जो भी उसके सहमत में, जिसके साथ सहमति हुई है, जिसके साथ पार्टनरी करके वो एक सरकार बनाया है, तैयार किया है, उसका विपक्ष, उसके साथ वाला जो पार्टी है वह अगर उसके उस पार्टी के जितने भी विधायक हैं अगर वो सभी क्या कर लें, अपना सहमत खींच लें, अपना हाथ अपने और खींच ले, वापस कर लें, ठीक है ना, जो उन्होंने सरकार बनाने में हाथ बटाया था तो सरकार गिर जाती है, यही उन्होंने धमकी दिया। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विरोधी या विद्रोही। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे एक बात आपको है क्या, चलिए यहाँ तक की तो बातचीत समझ में आ गया। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों कन्विन। अगला वर्ड क्या है, कन्विन। ये लिखाता है कन्विन बट पढ़ाता है कन्विन, और यह फॉर्म वाइज देखा जाए तो कन्विन जो है सो फॉर्म वाइज यह वर्ब है दोस्तों, क्या है, फॉर्म वाइज वर्ब है, ठीक है। अब इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है
इसका हिंदी होता है दोस्तों एकत्रित होना या एकत्रित करना कह सकते हैं, ठीक है ना। एकत्रित करना या फिर सभा बुलाना, सभा बुलाना या फिर एकत्रित होना भी होता है। एकत्रित होना भी या फिर आमंत्रित करना, आमंत्रित करना। क्लियर है दोस्तों, क्या होता है इसका हिंदी? ध्यान देंगे, एकत्रित करना या फिर सभा बुलाना, एक साथ जमा करना, या फिर एकत्रित होना, या फिर इसी को हम कर सकते हैं आमंत्रित करना, बुलाना, ठीक है ना। इसके सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों क्या, इसका सिनोनिम्स यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। सिनोनिम्स लिखे हुए हैं क्या, सुमन, असेंबल, कन्वोक एंड कॉन्ग्रेगेट, ठीक है ना, कॉन्ग्रेगेट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सुमन है, ये सुमन एक्चुअली में यहाँ पे वर्ब फॉर्म में है, बट इसी का अगर नाउन बनाना हो तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका नाउन बनाने के लिए बस इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस एक एस जोड़ देना है। अगर हम इसमें एस लगा दें तो यह नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है, ठीक है ना। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, एवरीवन, ठीक है दोस्तों, एवरीवन कन्विंड, एवरीवन कन्विंड एट द कलेक्टोरेट फॉर प्रोटेस्ट, ठीक है। क्या लिखा मैंने? everyone convened at the collectorate for protest, यानी सब लोग क्या हुए थे वहाँ पे, एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे, किस लिए? एट द कलेक्ट्रेट, मतलब कलेक्ट्रेट पे वहाँ पे कोई जगह है, एंड किस लिए भाई? फॉर प्रोटेस्ट, विरोध के लिए, है ना, आंदोलन करने के लिए। यानी कलेक्टर का जो ये जगह होता है, सब उसका ऑफिस कर सकते हैं, वहाँ पे सभी लोग क्या हुए, जमा हुए, इकट्ठा हुए, किसके लिए? विरोध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है क्या, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड आज का हुआ है दोस्तों एलिग। इसको हम लोग दोस्त ये फॉर्म वाइज देखा जाए तो ये फॉर्म वाइज एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है ना। और इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एलेग्ड, एलेगेड, ठीक है। क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन? एलेगेड या फिर एलेग्ड। ये दो में से कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं? एलेगेड बोल सकते हैं या फिर एलेग्ड बोल सकते हैं। ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसका बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है, ठीक है ना। बट इसका मीनिंग यदि देखा जाए तो क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है कथित रूप से, कथित रूप से आरोपी, ठीक है ना, दोषी कह सकते हैं। कथित रूप से आरोपी होना या दोषी होना, ठीक है ना। किसका? एलिगेड, एलेग्ड बोले या फिर एलेगेड बोले, इसका हिंदी हुआ कथित रूप से आरोपी। यह फॉर्म वाइज एडजेक्टिव है। अब इसके सिनोनिम्स देख लो भाई, इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो सिनोनिम्स भी आपके सामने ही यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा है ना। सिनोनिम्स यहाँ से यहाँ तक लिखे हुए हैं। वो क्या है? सो कॉल्ड, क्लेम्ड, सपोज्ड, परपोर्टेड एंड एक्यूज्ड। ये सब के सब क्या है? इसका एलिगेट का या एलिगेट का सिनोनिम्स है दोस्तों, पर्यायवाची, ठीक है। इन सब का हिंदी वही हुआ कथित रूप से आरोपी होना, ठीक है, दोषी होना। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल हुआ द एलेग्ड was brought. The elect was brought before the मजिस्ट्रेट। क्या लिखा मैंने दोस्तों कि द एलेक्ट वाज ब्राउट बिफोर द मजिस्ट्रेट, यानी कि जो कथित रूप से आरोपी था उसको लाया गया कहाँ पे, बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, उसके सामने प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे वर्ड थे, इनको एक बार आप ध्यान से देखिए दोस्तों, फिर हम आगे। चलिए, तो यहाँ तक ये सारे वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं ना दोस्तों। इन सभी वर्ड को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और उनको बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, बार बार लिखने की और पढ़ने की, बोलने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि आप एक एक शब्द को अच्छे से ध्यान से तैयारी कर सकें। इसके बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम, परेशानी नहीं होगी दोस्तों। बस मैं जैसे कहते जा रहा हूँ वैसे आप सिर्फ और सिर्फ वैसे करते चले जाओ। ठीक है ना। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है क्या, एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। ठीक है दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।